इश्क वो मीठी आग जो दिल में लगती है और जुबान पे उतर आती है। वो नरमाहट जो आंखों से बहती है और हाथों में गूंथी जाती है। और रोटी वो साधारण सी चीज जो पेट भरती है, मगर जब इश्क से मिलती है तो स्वाद बनकर आत्मा को छू लेती है। कहते हैं ना कि हर नई रचना के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। एक दिल की धड़कन, एक आह की छाया, एक मुस्कान की लाली। इश्क की रोटियां के पहले एपिसोड में मैंने इन्हीं अनकहे शब्दों को पिरोया है। ये कहानी नहीं, एक दस्तरखान है जहां हर रोटी एक प्रेम की गवाह है, हर कौर एक गजल का सुर। सोचिए लखनऊ की उन पुरानी गलियों में जहां हवा में केसर और घी की खुशबू फैलती है, वहां रोटियां सिर्फ आटे से नहीं बनती, वो बनती हैं दिलों की आग से, आंसुओं की नमी से और उन बिन कहे इजहारों से जो कभी जुबान पे नहीं आते। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक रोटी के बनने की कहानी। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। कहानी का शीर्षक है पहला दीदार और नर्म रोटी का सपना। अवध की वो शाम ठंडी थी। महल के पीछे फैले बाग में नारंगी होते हुए आसमान को देखते हुए शाही रसोई के भीतर अंगारों की आज अलग ही दुनिया रच रही थी। तांबे के भगोने, पीतल के देग, टंगे हुए कलछुल, घी और केसर की मिलती हुई खुशबू, ये सब मिलकर एक जादू सा बना रहे थे। इन सब के बीच एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण हुनर वाले खानसाना का नाम था रियाज। रियाज का काम रोजाना दरबार के लिए खाना तैयार करना, नए खाने की रेसिपी सोचना और कभी कभी नवाब के मेहमानों को चौंका देना था। उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में बस एक तरह की नरमी और उसके दिमाग में स्वाद के नक्शे ऐसे बसे थे कि कई बूढ़े रसोइये भी उससे जलते थे। वो कम बोलने वाला, अपने काम में गुम रहने वाला इंसान था जिसे दुनिया से ज्यादा दिलचस्पी अपने देग, मसाले और आटे से थी। लेकिन वो दिन कुछ अलग था। महल के भीतर एक खास महफिल की तैयारी थी। नवाब की इकलौती बेटी शहजादी महर निगार पहली बार पर्दे के पीछे से बाहर आकर महफिल में शिरकत करने वाली थी। इस महफिल में शायर, संगीतकार, खानदानी मेहमान और कुछ चुनिंदा विदेशी भी शामिल थे। रात ढलने लगी थी, महफिल शुरू हो चुकी थी। उधर रसोई में एक एक करके पकवान निकल रहे थे। कोफ्ते, कोरमे, कबाब, तह वाले पराठे, गरम नान, सब तांबे की थालियों में सजाकर हौसदार नौकर अंदर ले जा रहे थे। रियाज ने एक पल को सांस लेने के लिए हाथ रोका और रसोई के छोटे से झरोखे से महफिल की ओर झांका। उसी झरोखे में उसने पहली बार उसे देखा था। महफिल के बीचों बीच नर्म रोशनी में बैठी थी शहजादी महर निगार। हल्के गुलाबी लिबास, मोतियों से सजी ओढ़नी, हल्के गुलाबी लिबास, मोतियों में सजी ओढ़नी, माथे पर महीन सा झुकता हुआ झूमर और आंखों में एक अजीब उतरती हुई उदासी। वो हंस तो रही थी, मगर उसकी हंसी में जैसे किसी गहरे ख्याल की छाया थी। शायर उसकी नजर के नाम की गजलें पढ़ रहे थे, मगर रियाज को लगा जैसे वो उन सब से कहीं दूर अपने भीतर ही संसार में खोई हुई है। झरोखे से निकली इस निगाह के एक क्षण में ही रियाज का दिल कुछ ऐसा धड़का कि उसे अपना सीना भारी लगने लगा। वो घबरा कर पीछे हटा, मगर उसका मन वो तो वहीं अटक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, सरासर दीवानगी या बस एक क्षणिक ख्वाब। मगर इतना जरूर हुआ कि उस पल से शहजादी की छवि उसके भीतर बस गई। अगले कुछ दिनों तक रियाज का हाल ये था जैसे खुद ही रसोई के झरोखे के पास से गुजरता उसकी आंखें खुद ब खुद उसी दिशा में उठ जाती। कभी शहजादी बाग में आती, कभी झरोखे से झांकती, कभी अपनी सहेलियों के साथ हंसती, और रियाज हमेशा दूर से छुपते छुपाते देखता था। वो जानता था कि उसका और शहजादी का रिश्ता उतना ही असंभव है जितना जमीन पर खड़े होकर चांद को पकड़ लेना। ये महज एक खानसामा और वो नवाब की लाडली बेटी जिसकी शादी किसी बड़े खानदान के शाहजादे से तय होनी थी, लेकिन दिल तर्क तो मानता नहीं। उसके भीतर एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसका हुनर और गर्व था जिसके बिना पर वो खुद को रसोई का उस्ताद समझता,
और दूसरी तरफ उसका डर कि कहीं उसकी दीवानगी जाहिर न हो जाए, उसे रसोई से भी निकाल दिया जाएगा। रियाज ने एक दिन अपने बुजुर्ग खानसामा हाजी साहब से यूं ही पूछ लिया, हाजी साहब, अगर किसी को अपना दिल किसी से ऐसे लग जाए जिसे कभी हासिल ना कर सके तो क्या करें? हाजी साहब ने हंसकर कहा, खानसामे को चाहिए अपना दिल कढ़ाई में न डाले, वरना या तो खाना जलेगा या वो खुद जल जाएगा। दिल लगाना है बेटा तो अपने हुनर से लगा। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो खाना खा के खुश होते हैं और दुआ वहीं से निकलती है। लेकिन रियाज के दिल में तो बात कुछ और ही तरह उतर गई थी। उसका दिल बोला, अगर सीधे शहजादी से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकता तो क्या अपने हुनर के जरिए एक नई चीज बनाकर अपने प्रेम को जाहिर कर सकता है? और यहीं से पैदा हुआ एक ख्याल, एक ऐसी रोटी का जो साधारण ना हो, जो नान और पराठे से अलग हो, जो नरम हो मगर गरिमा से भरी हो, जो हल्की हो मगर समृद्ध जैसे शहजादी खुद। उस रात रियाज देर तक सो नहीं सका। उसके दिमाग में आटे का रंग, दूध की सफेदी, घी की खुशबू, केसर की लाली, सब घुल मिलकर शहजादी के चेहरे के साथ एक नई तस्वीर बना रहे थे। उसे याद आया कि दरबार में अक्सर नान, तंदूरी रोटी, शीरमाल वगैरह बनती है, मगर वो तो कुछ अलग चाहता था। नान की तरह सिर्फ चबाने वाली नहीं, शीरमाल की तरह सिर्फ मीठी नहीं, पराठे की तरफ सिर्फ तेल से भरी नहीं। उसे एक रोटी चाहिए थी जो नाजुक हो, हल्की सी मिठास लिए हुए हो, दूध की कोमलता हो और घी की शान हो, जिस पर नजर पड़े तो कोई कहे कि ये तो जैसे किसी शहजादी के लिए ही बनी है। रसोई के कोने में थोड़ा बचा हुआ आटा रखा था। सब सो गए थे, मगर अंगारों की धीमी आंच और दीवार पर टंगी लालटेन की रोशनी अभी बची थी। रियाज ने चुपचाप वो आटा लिया, उसमें थोड़ा दूध मिलाया, थोड़ा दही, थोड़ा घी। उसने आटे को छुआ तो उसे लगा जैसे किसी नरम हथेली को छू रहा हो। सोचा, अगर ये रोटी कभी शहजादी के सामने जाए तो उसे ऐसा लगे जैसे उसके लिए कोई दुआ गूंथी गई। उसने आटे को धीरे धीरे गूंथा, उसमें नमक की हल्की मात्रा डाली, शक्कर की झीनी परछाई और ऊपर से केसर का पानी नहीं, बस दूध की सौम्यता छोड़ दी। उसने चाहा कि ये रोटी ज्यादा मीठी ना हो, बस एक हल्की मुस्कान जैसी मिठास रहे। और फिर उसने गोल रोटी की जगह हल्का सा मोटा मुलायम गोला बनाया, जिसके किनारे उठे हुए हों, जैसे शर्म से झुका हुआ चेहरा। उसके ऊपर उसने खसखस और तिल छिड़का कि जैसे किसी ने जुल्फों में फूल सजा दिए हों। ये उसकी पहली तफ्तान थी। हालांकि उस वक्त उसे नाम नहीं दिया गया था, वो बस एक नई रोटी थी जो एक अनकहे प्रेम की रात में जन्म ले रही थी। कुछ ही दिनों बाद महल में एक और दावत रखी गई। इस बार भी ये खास थी और मेहमान थे पड़ोसी सूबे के आला लोग और साथ ही शहजादी के लिए होने वाले दूल्हे का परिवार। रियाज के भीतर अजीब बेचैनी थी। वो जानता था कि शायद ये शादी की बातचीत की शुरुआत हो, यानी उसके लिए किसी भी उम्मीद का अंत। लेकिन उसने तय कर लिया था कि आज इसी दावत में वो अपनी नई रोटी को पहली बार शाही दस्तरखान पर भेजेगा, जैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना। सुबह से लेकर शाम तक रसोई में हलचल मची थी। कबाब, कोरबे, पुलाव, शीर खुरमा सब तैयार हो चुके थे। रियाज ने अलग से एक छोटी सी कढ़ाई में दूध को हल्का गाढ़ा करके रखा, ऊपर थोड़ा घी गर्म किया, मसाला तौला और आखिर में उसी आटे को गूंथा जो अब एक नुस्खे में बदल चुका था। तंदूर की दीवार पे उसने नजाकत से ये रोटी चिपकाई, आंच ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ताकि रोटी बाहर से हल्की सुनहरी, भीतर से नरम रहे। जब रोटी फूल कर तैयार हुई तो उसने उसे लकड़ी के लंबे सिए से निकाला और एक पल को उसे हाथों में उठाकर देखने लगा। रोटी का रंग हल्का क्रीम था, किनारे पे सुनहरी आभा थी, ऊपर छिड़का हुआ खसखस चांदनी की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पे अनायास मुस्कान आ गई। बुदबुदाया, महरनिगार, ये तुम्हारे लिए। उसने तफ्तान रोटियों को चांदी की थाली में सजाया, हल्का घी ऊपर से ब्रश किया ताकि चमक और नरमी दोनों बरकरार रहे। जब नौकर इन रोटियों को लेकर दावत की तरफ निकल रहे थे तो रियाज का दिल भी उनके साथ साथ जैसे चल पड़ा। दावत के बीच जब ये नई रोटी शाही मेज पर रखी गई तो पहले तो कई लोगों ने सोचा कि ये शायद शीरमाल का कोई दूसरा रूप है, लेकिन जैसे ही रोटी हाथ में आई उसकी बनावट नहीं बता दिया कि ये तो कुछ अलग है।
नान से ज्यादा मुलायम, शीरमाल से कम मीठी और पराठे से हल्की। शहजादी महर निगार ने नफासत से टुकड़ा तोड़ा। रोटी की गर्माहट उसकी उंगलियों तक गई। उसने टुकड़ा हल्के से सालन में डुबोया और मुंह तक ले गई। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान पे आया, उसकी आंखें कौंध गईं। उसमें दूध की कोमलता, घी की गरिमा, खमीर की हल्की फुलावट और ऊपर से तिल खसखस की नरमी थी। अपने साथ बैठी हुई दाई से पूछा, ये कौन सी रोटी है? पहले तो नहीं देखी। दाई, जो रसोई से वाकिफ थी मगर आज पहली बार वो भी इसे देख रही थी, बोली, शहजादी बेगम, शायद किसी उस्ताद खान सामे का कोई नया कमाल है। नान भी लगती है और नहीं भी लगती है। शहजादी ने मुस्कुरा के एक और टुकड़ा चखा। इस बार उसने उठकर सामने बैठे मेहमान की ओर नहीं बल्कि रोटी की ओर देखा। उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी अनदेखे ने उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, उसके स्वाद के लिए दिल से कुछ बनाया है। उधर रियाज रसोई के झरोखे से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि शहजादी ने रोटी का दूसरा टुकड़ा भी खाया और तीसरा टुकड़ा अपने छोटे भाई की प्लेट में रख दिया, जैसे कोई अपनी पसंद की चीज किसी प्यारे को चखाना चाहता हो। उसके इस छोटे से इशारे में उसे बड़ी तसल्ली मिल गई। उसका प्रेम भले ही नामालूम हो, लेकिन उसकी इस रचना ने शहजादी तक रास्ता तो बना लिया था। अगले दिन नवाब ने रसोई में बुलावा भेजा। रियाज का दिल धड़क गया। कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं किसी ने बुरा तो नहीं मान लिया। नवाब ने आते ही पूछा, कल ये जो नई रोटी आई थी वो किसने बनाई? रियाज ने झुककर हाथ जोड़ दिए। हुजूर, वो गुस्ताखी मुझसे ही तो हुई। नवाब मुस्कुराए। गुस्ताखी नहीं बरखुरदार, कमाल हो गया। शहजादी को तो ये बहुत पसंद आई। नाम क्या है इसका? रियाज ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, अभी नाम तो नहीं रखा। सोचता था कुछ ऐसा नाम हो जो इसकी नाजुकी बताए। दरबार का एक बूढ़ा कवि जो वहीं खड़ा था बोला, इसे ताफ्तान कहिए हुजूर। जैसे तफ्त, नर्म गरमाहट और तान जैसे किसी सुर की लहर। ये रोटी गरमाहट और नजाकत की मिली जुली मिसाल है। नवाब ने हंस के कहा, बहुत खूब, आज से ये रोटी हमारे दस्तरखान की शान होगी, ताफ्तान। और सुनो रियाज, शहजादी के लिए रोज शाम की दावत में 2-3 तफ्तान तो खास तौर से बना दिया करना। रियाज का सिर और झुक गया, मगर अंदर कोई दिया जल गया। उसे लगा कि उसके प्रेम का इशारा बिना नाम के ही सही मंजूर तो हुआ। अब तो ये रोज की बात हो गई। शाम को शहजादी की मेज पे ताफ्तान रखी जाती, कभी वो दाल के साथ, कभी नरम कबाब के साथ, कभी कभी बस अकेले ही ताफ्तान खाती। रियाज हर रोज ताफ्तान बनाते हुए एक छोटी सी दुआ दिल से निकालता। कभी वो गूंथते समय हल्का सा केसर छुपा के डाल देता कि आज रोटी में हल्की खुशबू ज्यादा हो जाए। कभी ऊपर का खसखस थोड़ा दिल के आकार जैसा सजाता कि कोई देखे तो बस मुस्कुरा दे। कभी रोटी का को थोड़ा लंबा करता, कभी थोड़ा गोल, जैसे हर दिन एक नया खत लिख रहा हो जो सिर्फ स्वाद के जरिए पहुंचता हो। एक दिन शहजादी की दासी रसोई तक आ पहुंची। उसने हंस के कहा, अरे मियां रियाज, ये बताओ ये ताफ्तान रोज इतना नरम कैसे रहता है? शहजादी पूछती थी कि कौन बनाता है ये रोटी। रियाज का दिल धक से हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पे कोई भाव ना आने दिया। दाई अम्मा, ये तो बस दूध और घी का कमाल है और थोड़ा सा धैर्य। तंदूर की आंच अगर ठीक रहे तो रोटी खुद नरम हो जाती है। दाई ने आंखें छोटी करके पूछा, और क्या दिल का भी कुछ हिस्सा गेहूं के साथ गूंथ देते हो मियां? रियाज एक क्षण के लिए चौंक गया। दाई हल्की सी हंस दी। घबराओ मत मियां, हम बूढ़ों की आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं। शहजादी ने कहा था, जो भी इसे बनाता हो बहुत नरम दिल होगा, क्योंकि रोटी में तो वही नरमी उतर आती है। बस यही बात कहने आई थी मैं। दाई के जाते ही रियाज की आंख भर आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद बहुत दूर सही, मगर उसके दिल की धड़कन कहीं न कहीं तो शहजादी तक पहुंचती है इस ताफ्तान के जरिए। वक्त बीतता गया, ताफ्तान अब महल की पहचान बन गया। बाहर से आए मेहमान भी पूछते, ये तो नान नहीं, शीरमाल नहीं, फिर ये कौन सी रोटी है? शहजादी भी कई बार पूछ लेती, आज ताफ्तान नहीं आया क्या? और कभी किसी वजह से ताफ्तान देर से पहुंचता,
तो परेशान सी हो जाती, जैसे कुछ अधूरा सा है। एक शाम के वक्त जब वो अपने भाई के साथ बाग में टहल रही थी तो उसने अचानक कहा, तुम जानते हो ये तफ्तान किसने बनाई होगी सबसे पहले? भाई ने हंसकर कहा, किसी भूखे ने दीदी, जो चाहता होगा कि रोटी का हर टुकड़ा दिल तक पहुंचे। शहजादी ने आहिस्ता कहा, हाँ, कोई ऐसा जो शायद किसी से बिना कहे ही बहुत प्यार करता हो। रियाज दूर था, ये सब सुन नहीं पाया, मगर उसी शाम दाई ने उसे ये बात बताई। वो सुनकर लंबे समय तक तंदूर के पास चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसकी खामोश मोहब्बत बिना चेहरा देखे, बिना नाम जाने अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। मगर हर कहानी में तो एक मोड़ आता ही, यहाँ भी आया। कुछ महीने बाद खबर आई कि शहजादी की शादी एक दूर के रियासत के शहजादे से तय हो गई। महल में हलचल बढ़ गई, नई पोशाकें, नई गहने, बारात की तैयारी, मेहमानों की सूचियां और साथ ही हर तरफ खुशियों की बातें। रसोई में भी शहनाइयां बज रही थी, मिठाइयों के बड़े बड़े ऑर्डर, खास पकवानों की सूची, और इन सब के बीच एक कोने में खड़ा रियाज अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उस रात उसने पहली बार तफ्तान का आटा गूंथते हुए रुलाई को रोका। उसे महसूस हुआ कि जिस प्रेम को उसने रोटी के जरिए जिया वो अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तफ्तान अब सिर्फ उसकी और शहजादी की खामोश जुबान नहीं रहेगी, वो अब ससुराल, रुखसती और नए घर की कहानियों में चली जाएगी। फिर भी उसने तफ्तान को उतनी ही नरमी, उतनी ही शिद्दत के साथ गूंथा जैसे पहले दिन किया था। शायद आखिरी बार उसके लिए इस रोटी में अपना दिल मिलाकर भेज रहा हूं। रुखसती की दावत रखी गई। ये दावत शहजादी की याद में थी, उसके बचपन से लेकर अब तक के दिनों को याद करने के लिए। महफिल में पुराने गीत, किस्से, हंसी और कुछ छुपे हुए आंसू भी थे। इस दावत के लिए रियाज ने खास तफ्तान तैयार किया। इस बार उसने आटे में दूध थोड़ा ज्यादा डाला ताकि रोटी और नरम हो। ऊपर से तिल और खसखस को एक गोल पैटर्न में सजाया, जिसके बीच में हल्की सी जगह खाली रखी, जैसे कोई अनकहा नाम हो जो लिखा नहीं गया मगर मौजूद। रोटी जब शहजादी के सामने पहुंची तो उसने ध्यान से उसे देखा। उसे लगा कि आज की तफ्तान कुछ अलग है। न जाने क्यों उसे उस रोटी में एक विदाई का एहसास हो रहा था। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, हल्के से होंठों तक ले गई और अचानक उसकी आंखें भीग गई। दाई ने धीमे से पूछा, क्या हुआ बीबी? महर निगार ने फुसफुसा के कहा, आज इस रोटी में जाने क्यों अलविदा का स्वाद है। उसने थाली से एक पूरा तफ्तान अलग रख लिया और दाई से कहा, जब मैं रुखसत हो जाऊंगी उससे पहले ये रोटी मेरे कमरे में रखना। आखिरी रात मैं इसे अकेले खाऊंगी। उधर रियाज रसोई में खड़ा तंदूर की मध्यम होती आंच को देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी की आंच भी धीमी पड़ रही है। रुखसती से एक रात पहले शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवारों पर टंगे दिए, खिड़कियों से आती हल्की चांदनी और सामने मेज पर वही तफ्तान। उसने धीरे से रोटी को अपने हाथ में लिया। उसे लगा जैसे किसी अनदेखे ने उसे हाथ बढ़ाकर पुकारा। उसने रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा, आंखें बंद की और निवाला ले लिया। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, कौन होगा वो जिसने मेरे लिए एक रोटी सोची? क्या वो जानता है कि मैं उसका रोज इंतजार करती हूँ? क्या वो ये भी जानता होगा कि आज मैं इस रोटी के साथ विदा ले रही हूँ? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने चुपचाप तफ्तान का आधा हिस्सा खाया और आधा हिस्सा एक छोटे डिब्बे में रख लिया। इसे अपने साथ ले जाऊंगी, जहां भी जाऊंगी इस स्वाद में मेरी एक याद बसती रहेगी। उसी वक्त रसोई के अंधेरे कोने में रियाज ने भी तफ्तान का एक छोटा टुकड़ा बनाया। तंदूर की हल्की रह गई आंच पर सेक कर अकेले बैठकर खाया। उसे लगा जैसे जिंदगी भर की नरमाहट एक ही निवाले में समा गई हो। उसने खुद से कहा, ये रोटी अब कभी मेरी नहीं रहेगी, ये अब उसकी है और हर उस जगह की जहां वो जाएगी। यही मेरा प्रेम है जो उसके हिस्से में गया और मेरे हिस्से में बची सिर्फ याद। शहनाइयां बजी, फूलों की बारिश हुई और शहजादी महर निगार नई जिंदगी के लिए सजा दी गई पालकी में बैठकर चली गई। महल में बहुत दिन तक उसके किस्से गूंजते रहे, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन तफ्तान अब सिर्फ रोटी नहीं रही, ये नवाबी दस्तरखान की शान बन चुकी थी। मेहमान इसे देखकर पूछते, किसकी सोच थी ये? और जवाब मिलता, एक उस्ताद खानसामे की
जिसने इसे इश्क से गूंथा था। रियाज का नाम कभी खुलेआम नहीं लिया गया, न कहीं उसका और शहजादी का किस्सा दर्ज हुआ, लेकिन हर तफ्तान जो तंदूर से निकलती उसमें एक अनकही कहानी गर्म रहती। एक खानसामे का प्रेम जो ना मिला, ना बट सका, बस स्वाद बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। कहते हैं कि कई साल बाद जब एक दूत उस रियासत से लौट के आया तो उसने रसोई में हंसते हुए बताया, मैं उस सूबे के महल में था जहां तुम्हारी शहजादी की शादी हुई है। वहां भी एक नरम रोटी मिलती है, दूध और घी से बनी, ऊपर से तिल खसखस, बिल्कुल तुम्हारी तफ्तान जैसी। उन्होंने बताया था कि ये रोटी उनकी बेगम साहिबा अपने मायके से याद के तौर पे ले आई थी। ये सुनते ही रियाज ने तंदूर की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर होठों पे एक मुस्कान। तो प्रेम पूरा नहीं हुआ, मगर भूला भी नहीं गया, उसने मन ही मन में सोचा। तफ्तान अब सिर्फ लखनऊ या एक रियासत के नहीं रही, वो उस हर रसोई का हिस्सा बनने लगी जहां किसी ने नरम दिल से आटा गूंथा, किसी के लिए बिना नाम लिए हुए दुआ की और रोटी के हर कौर में एक अनकहा इजहार छुपा दिया। रियाज का प्यार अधूरा रह गया, मगर तफ्तान हमेशा के लिए नाजुक प्रेम की रोटी बन गई, जिसका हर निवाला ये कहता है कि कुछ मोहब्बतें जुबान से नहीं, स्वाद से जिंदा रहती है। आज की ये कहानी और इसके बाद अगले एपिसोड में एक नई रोटी की नई कहानी।